यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि जो भाई धार्मिक वीडियोज देखना चाहते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, वेद पुराण इत्यादि की बड़ी रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल अद्भुत शब्दवान को सब्सक्राइब कर लें। अद्भुत शब्दवान यूट्यूब चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे अद्भुत शब्दवान यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और वहां आप अद्भुत शब्दवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आज इस चैनल पर मैं आपको एक बड़ी शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कहानी बड़ी रहस्यमय है। तो देखिए श्रोताओं, अपना वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं कि एक समय की बात है, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई दोनों गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बुलाकी नाई की गंगाराम पटेल से एक शर्त थी कि जहां आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाओगे, मैं वहीं से वापस लौट जाऊंगा अपने घर के लिए। तो गंगाराम पटेल भी उनसे ये कह देते हैं कि भाई, जहां तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं ना दे सकूं, आप वहां से वापस अपने घर लौट जाना, पर अब मेरे साथ गंगा स्नान करने चलिए। तो दोनों चले जा रहे हैं मार्ग में। श्रोताओं, चलते 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 उन्हें कहीं शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है। अब गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहने लगे कि बुलाकी नाई, देखिए सामने बड़ा सुंदर शहर है और ये बड़ा रहस्यमयी शहर है, हम इस शहर में रुकेंगे। तो देखिए श्रोताओं, वो दोनों उस शहर में चले जाते हैं और उस शहर का नाम था कुसुम नगर। उस कुसुम नगर नामक अच्छा, बड़ा सुंदर और भव्य शहर था। उस शहर में वो रुक जाते हैं, कहीं एक धर्मशाला देखते हैं और धर्मशाला किराए पर ले लेते हैं और दोनों ठहर जाते हैं। अब गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहने लगे कि बुलाकी, ऐसा कीजिए, आप पैसे लेकर जाओ और इस बाजार से हमें खाने के लिए भोजन और हमारे घोड़ों के लिए दाना पानी, दाना घास लेकर के आओ। तो श्रोताओं, गंगाराम पटेल से पैसे लेकर के बुलाकी नाई उस शहर को चल देता है और उस शहर में चला जा रहा है। बड़ा अच्छा सुंदर शहर था, देखने में बड़ा मोहक लग रहा था और उस शहर में बुलाकी नाई सामान खरीद रहा था। सामान खरीदने के बाद जब बुलाकी नाई ने अपना पूरा सामान खरीद लिया, तो सामान खरीदने के बाद वह वापस लौट रहा था और वापस लौटा तो गंगाराम पटेल के लिए बुलाकी नाई कोई ना कोई प्रश्न लेकर जाता था। उसके मन में विचार आया कि कोई अच्छा सा वो मिलना चाहिए रहस्य, जिससे गंगाराम पटेल उसका जवाब नहीं दे पाए। तो श्रोताओं, वो उस शहर के मेन चौराहे पर पहुंच जाता है, जो मेन मार्केट था और उसका मुख्य चौराहा था। उस चौराहे पर पहुंच जाता है, वहां कुछ भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ में उसने क्या देखा कि एक राजा का लड़का अपनी पत्नी के साथ वहां आया और उसकी पत्नी की गोदी में एक 10 दिन का नवजात शिशु था, एक बच्चा था। और उस बच्चे को लेकर के राजा का पुत्र राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों उस चौराहे पर आते हैं और उस चौराहे पर एक पत्थर की प्रतिमा खड़ी हुई थी और उस प्रतिमा पर उस राजकुमार ने अपने पुत्र को, जो पहला पुत्र था उसका, उसकी गर्दन को काट करके उस पत्थर की प्रतिमा को खून से नहला दिया। और जैसे ही उसको खून से नहलाया तो वो एकदम से राम 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 कह करके चलने लग गया। उसका पत्थर का शरीर था, वो एक मानव शरीर में बदल गया। अब तो देखने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और यही दृश्य बुलाकी नाई भी देख रहे थे। तो श्रोताओं, बुलाकी नाई ने यह दृश्य देखा तो दृश्य देख करके जल्दी से चलने लगे, मन में विचार करने लगे कि अब इस गंगाराम पटेल से मेरा पीछा छूट जाएगा। ये इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगा कि ये क्या कारण है। इस राजकुमार और राजकुमार की पत्नी ने इस लड़के को काट करके इस प्रतिमा पर चढ़ाया, प्रतिमा को नहलाया और प्रतिमा को जैसे ही नहलाया तो प्रतिमा में से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, वो उसका पत्थर का शरीर समाप्त हो गया। तो ये विचार करके गंगाराम पटेल के पास चल देता है।
आ रहा है रास्ते में विचार करता हुआ, और आकर के गंगाराम पटेल से कहने लगा कि पटेल जी, देखिए उतावला था वो, कि पटेल जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, नहीं मैं वापस अपने गांव जा रहा हूं। तो गंगाराम कहने लगे कि देखिए बुलाकी, मेरा तेरा रोजाना का काम है, तू प्रतिदिन प्रश्न लाता है और मुझे उसका जवाब देना होता है। तो अब तू जा तो सकता नहीं है, सुबह जाएगा, इसलिए पहले हमें भोजन बना और घोड़ों को दाना घास खिला। तो श्रोताओं, गंगाराम पटेल की बात सुनकर के बुलाकी नाई जल्दी से अपने लिए भोजन बनाता है, घोड़ों को दाना घास खिलाता है, और खाना बनाने के बाद गंगाराम पटेल को भोजन करा देता है। भोजन करा दिया गंगाराम पटेल के लिए और स्वयं के लिए बिस्तर लगा लिए सोने को, और जब दोनों अपने अपने शयन कक्ष में आ गए, जहां सोते थे उस स्थान पर आ गए, तब वो गंगाराम पटेल कहने लगे कि बुलाकी नाई, अब तू तेरी बात कह, तू क्या पूछना चाहता था, तेरा प्रश्न क्या था, तेने क्या देखा था। तो बुलाकी नाई कहने लगे कि देखिए पटेल जी, मैं जब इस शहर में गया था, ये बहुत एक सुंदर शहर था और इसका नज़ारा देखते ही बनता था, परंतु जब मैं इसके मेन चौराहे पर आया, जब मैं इस शहर के मेन चौराहे पर आया, तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा, जिसे देख करके मैं हैरान हो गया। कि बोलो क्या दृश्य देखा था आपने। कि पटेल जी, इस शहर का एक राजकुमार दंपत्ति, अर्थात दोनों पति पत्नी, राजकुमार और उसकी पत्नी, अपने एक 10 दिन के बालक को लेकर के, जो लड़का था उसको लेकर के इस चौराहे पर आ गई, और चौराहे पर एक मानव प्रतिमा खड़ी हुई थी, एक पत्थर की मूर्ति खड़ी हुई थी एक आदमी की, और उस प्रतिमा पर राजकुमार ने अपने लड़के को तलवार से काट दिया उसका शीश, और उस पत्थर की प्रतिमा को नहला दिया, स्नान करा दिया उस बालक के रक्त से। और जैसे ही स्नान कराया तो उस पत्थर की प्रतिमा में से एक बड़ा सुंदर सजीला युवक बन गया, अर्थात पत्थर का शरीर उसका समाप्त हो गया, और दोनों मित्र बड़े हंसी खुशी से मिलने लगे। तो ये बताइए कि ये क्या रहस्य है। तो बुलाकी नाई की बात सुनकर के गंगाराम पटेल कहने लगे कि बस छोटी सी बात है तेरी, तू ध्यान से सुन। कि बताओ पटेल जी। गंगाराम पटेल भी बड़े दिमागदार थे, बड़े विद्वान थे, उस जमाने के माने हुए विद्वान थे। तो बुलाकी नाई से कहने लगे, बुलाकी नाई, ये कुसुम नगर नामक शहर है, और इस शहर में एक ऋतुध्वज नामक राजा राज्य करते हैं। राजा ऋतुध्वज बड़े प्रतापी, बड़े धर्मात्मा, शील स्वभाव से युक्त राजा हैं। तो उन्हीं राजा के यहां एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार की मित्रता उसके एक सेनापति था, उस सेनापति के पुत्र से हो जाती है। तो राजकुमार और सेनापति का पुत्र दोनों साथ साथ रहने लगे, बड़े गहरे मित्र हो गए। दोनों की मित्रता इतनी चरम पर पहुंच गई कि दोनों एक साथ रहना, एक साथ घूमना, एक साथ भोजन करना। तो राजकुमार 24 घंटे हर वक्त उस सेनापति के लड़के को अपने साथ रखते थे। तो सुनिए, गंगाराम पटेल कह रहे हैं कि हे बुलाकी नाई, ध्यान से सुन। एक दिन की बात है कि राजकुमार और वो सेनापति का लड़का दोनों एक साथ घोड़े पर बैठ करके आखेट के लिए चले जाते हैं। शिकार खेलने एक सुनसान जंगल में चले गए। दोनों चले जा रहे हैं, दोनों को कहीं शिकार नहीं मिलता है, आखेट नहीं मिला। और जब आखेट नहीं मिला तो राजा का लड़का था, उसको प्यास लगने लग जाती है, बड़ी तेज प्यास लगी। तो राजकुमार कहने लगा कि देखिए मित्र, मैं थोड़ी बहुत देर में मरने वाला हूं, मुझे जैसे संभव हो पानी लाइए। तो सेनापति का लड़का विचार करने लगा कि भाई यदि राजा का लड़का मर गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूं। तो वह पानी खोजते खोजते राजकुमार को वहीं छोड़ देता है, उस वृक्ष के पास नीचे। और वृक्ष के नीचे राजकुमार लेटा हुआ पड़ा है, पानी पानी चिल्ला रहा है। और वह लड़का, सेनापति का पुत्र था, वह अपने हाथ में तलवार लेकर के पानी की खोज में चल देता है। तो चलते चलते उसे उसी जंगल में एक भव्य और शानदार बावड़ी मिलती है, जिसको हम कुआं टाइप में होती है, ऐसी बावड़ी होती है पानी पीने के लिए।
वो बावड़ी मिल जाती है और उस बावड़ी में राजकुमार एक पात्र लेकर के पानी भरने अंदर घुस जाता है। जब अंदर पानी में पहुंचता है तो उसमें एक बड़ी सुंदर, जो संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, ऐसी एक लड़की हंसती हुई दिखाई देती है। तो राजकुमार सेनापति का पुत्र मन में विचार करने लगा कि ये इसमें कौन हंस रही है, परंतु मुझे तो अपने मित्र के लिए पानी ले जाना है। तो उसमें से वो एक पात्र भर लेता है और उस पात्र को लेकर के चल देता है। और जब बाहर आकर देखा तो उस पात्र में भी वो लड़की हंस रही थी। अब तो सेनापति का पुत्र विचार करने लगा कि यदि इस लड़की को हमारे राजकुमार देख लेंगे तो जरूर इसके लिए मचल जाएंगे कि मैं इसी के साथ शादी करूंगा। तो वो मन में विचार करके एक उपाय सोचता है, उस पानी में धूल मिला लेता है और धूल से उस पानी को गंदा करके राजकुमार के पास लेकर चल देता है। श्रोताओं, राजकुमार के पास पानी लेकर के आया और कहने लगा कि ले राजकुमार, तेरी प्यास बुझा। राजकुमार बोला, यार ये तो गंदा पानी है, कहाँ से लाया है? कि एक ऐसा छोटा सा पोखरा भरा हुआ था, मैं उसमें से लेकर के आया हूं। तो राजकुमार कहने लगा, इसकी मिट्टी बैठ जाने दो। तो श्रोताओं, जब मिट्टी बैठ गई थोड़ी देर बाद तो पानी साफ हो गया और पानी साफ हुआ तो वो लड़की हंसती हुई दिखाई देने लगी। अब जब राजकुमार ने पानी का पात्र हाथ में लिया और वो लड़की हंसती हुई दिखाई देने लगी तो राजकुमार उस पर आसक्त हो गया। राजकुमार कहने लगा कि ये बता, ये पानी कहां से लाया है? तो सेनापति का लड़का कहने लगा, एक पोखरा से लेकर के आया हूं। कि नहीं, मुझे वहां लेकर के चलो, मैं तभी पानी पीऊंगा। अब तो श्रोताओं, राजा का लड़का था, मचल जाता है। अपने मित्र से कहने लगा कि मुझे अभी उसी समय उस पोखरा पर लेकर चलो। अब उस जंगल में कोई पोखरा था नहीं। राजा का लड़का तलवार निकाल लेता है और कहने लगा, मित्र मैं तुझे भी मार दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। नहीं, मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां से तुम ये जल लेकर आए हैं। तो सेनापति के पुत्र के पास कोई चारा नहीं बचा और वह उस राजकुमार को लेकर के उस बावड़ी पर आ जाता है। और बावड़ी पर आया तो बावड़ी के बाहर उसी लड़की की प्रतिमा बनी हुई थी जो उस पानी के अंदर हंस रही थी। अब तो राजकुमार ने उस लड़की को, जो प्रतिमा बनी हुई थी, उसके पास पहुंच जाता है और प्यास लगी हुई थी और उस लड़की से रट लगाने लग गया कि मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया और वो विचार करने लगा कि ये लड़की कैसे भी, जैसे संभव हो, मुझे मिलनी चाहिए, इसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए। अब राजा का पुत्र था, राजकुमार था, तो उस लड़की के पास रट लगाए जा रहा है कि मुझे पानी पिलाओ। सेनापति का पुत्र मन में विचार करने लगा कि अब मैं इसे कैसे बचाऊं, ये यहाँ प्यासा मर जाएगा और यदि ये मर जाता है तो राजा मुझे अवश्य फांसी की सजा देगा। तो राजकुमार को वहीं छोड़ करके वो सेनापति का पुत्र उसके नजदीक एक गांव था, उस गांव को चल देता है और उस गांव में पहुंच करके पूछने लगा कुछ व्यक्तियों से, जो वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, उनसे पूछा कि इस गांव से कुछ दूर एक बावड़ी बनी हुई है, वो बावड़ी किसने बनाई है? तो वो गांव वाले कहने लगे कि हमारे गांव के ही एक मिस्त्री ने बनाई है और तुम उसके घर जा सकते हैं, कि मुझे उससे थोड़ा काम है और मैं भी ऐसी बावड़ी बनवाऊंगा, मुझे उसका घर बता दीजिए। तो श्रोताओं, वो पूछते पूछते जिसने बावड़ी बनाई थी उसी के घर पहुंच जाता है। वो मिस्त्री के घर पहुंच करके मिस्त्री उसे मिल जाता है और मिस्त्री से कहने लगा कि भाई एक बात बताओ, वो बावड़ी आपने बनाई है? कि हाँ, बावड़ी मैंने ही बनाई है। तो मुझे ये बताइए कृपा करके, नहीं तो मेरा एक मित्र समाप्त हो जाएगा। कि क्यों भाई, क्या बात है, समाप्त क्यों हो रहा है, क्यों मर रहा है? कि उसकी जो तुमने प्रतिमा बना रखी है, उसकी दीवार पर, जो बावड़ी है उसकी दीवार पर एक प्रतिमा बना रखी है किसी लड़की की। प्रतिमा बड़ी सुंदर है और वही लड़की उस जल के अंदर हंसती दिखाई देती है। तो ये बताओ वह प्रतिमा कौन है और वो जल के अंदर जो लड़की हंसती दिखाई देती है वह लड़की कौन है? तो मिस्त्री कहने लगा कि देखिए बेटे, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो।
आज से 50 वर्ष पहले मैंने उस बावड़ी को बनाया था और मेरी स्थिति, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, सो इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं तुम्हें उस बावड़ी तक ले चलूं और उसका रहस्य बताऊं, पर मैं यहीं से समझा देता हूं। उस बावड़ी में जो प्रतिमा है वह एक नाग कन्या की है। इसी बावड़ी के अंदर एक भव्य महल बना हुआ है और उस भव्य महल में एक नागराज अपनी पुत्री के साथ और अपने परिवार के साथ रहते हैं। उसके परिवार में बड़ी सुंदर लड़की है ये, और इस लड़की की प्रतिमा बावड़ी की दीवार पर बनी हुई है और वही लड़की इस पानी में हंसती हुई दिखाई देती है। तो ये बात सुनकर के सेनापति का पुत्र बोला कि देखिए श्रीमान जी, आप मुझे ये बताओ कि वह लड़की किस तरीके से हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मेरा एक मित्र है, राजा का लड़का है, और वो उससे शादी करने की ठान करके वहीं बैठा हुआ है, उस बावड़ी पर बैठा हुआ है और प्यासा मर रहा है, मरने वाला है, पानी भी नहीं पी रहा है, और उस पत्थर की प्रतिमा से जो मूर्ति है बावड़ी की दीवार पर, उससे रट लगाए जा रहा है कि मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। तो वो मिस्त्री कहने लगा, देखिए बेटे, मिस्त्री सेनापति के पुत्र से कहने लगा कि देखिए बेटे, तुम इस शहर में से एक ढाल बनवाओ और ढाल में इतने कांटे लगवाइए लोहे के, और बड़े पैने होने चाहिए, नुकीले कांटे लगवाओ। और प्रातःकाल जब नाग उस बावड़ी से बाहर आए, क्योंकि नाग प्रतिदिन ओस चाटने बावड़ी से बाहर आता है और वो अपनी मणि रख देता है और इधर उधर ओस चाटने निकल जाता है, जैसे ही वो थोड़ा सा दूर निकले तुम उसको अपनी ढाल से ढक देना। ध्यान रहे तुम उसके नजदीक भी मत पहुंच जाना, नहीं तो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। और जब अंधेरा होगा तो नाग वापस लौटेगा और उस ढाल में फन मार मार करके मर जाएगा, और तुम फिर नाग मरने के बाद बावड़ी के अंदर चले जाना। वहां एक नाग कन्या रहती है और उससे तुम्हारे मित्र की शादी करवा देना। परंतु ध्यान रखना, मैं तुम्हें 3 बात और बताता हूं कि बताइए। पहली बात ध्यान से सुनो, जब आप नाग कन्या को ब्याह करने के बाद लेकर चल देंगे तो उसका एक भाई है, वह भाई वृक्ष का रूप धारण करके आएगा, बड़ा शानदार वृक्ष बनेगा और वह तुम्हारे रास्ते में मिल जाएगा। देख लेना, मैं तुम्हें पहचान बता देता हूं कि उस पर आपको दूर से सर्प के चिन्ह दिखाई दे जाएंगे, तो तुम पहचान जाना। यदि उस वृक्ष के नीचे से निकले तो ध्यान रखना वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम्हें मार देगा। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं, इसका बचाव भी कर लूंगा। और सुनिए ध्यान से कि जब तुम अपने शहर में पहुंच जाओगे, अपने गांव में पहुंच जाओगे, तो जो तुम्हारे शहर का मेन दरवाजा है, उस दरवाजे पर उसका दूसरा भाई बैठा मिलेगा नाग कन्या का। वो भी बड़ा बलशाली है, सीधा सामना नहीं करेगा, परंतु उस दरवाजे को तुम्हारे ऊपर गिरा देगा, तुम मर सकते हो उसमें। वो कहने लगा चलो मैं इससे भी बचाव कर लूंगा। और तीसरी बार बार और किया जाएगा तुम पर कि क्या, कि जब ये राजकुमार जिससे तुम शादी करोगे इस लड़की के साथ, नाग कन्या के साथ शयन कक्ष में जाएंगे, तो रात्रि के ठीक 12 बजे इनके मुंह से, इनकी एक बहन है और वो इनके मुंह में ऐसे निकलेगी और सर्पनी का रूप धारण करके, नागिन का रूप धारण करके इस राजकुमार को खा जाएगी। तो वो कहने लगा मैं इससे भी बचा लूंगा। और देखिए बेटे, ध्यान रखना, ये बात मैं तुम्हें ही बता रहा हूं क्योंकि मेरा मरने का समय नजदीक है, मैं मरने वाला हूं, परंतु तुमने ये बातें किसी को बता दी तो तुम पत्थर के हो जाओगे, उसी समय तुरंत पत्थर के हो जाओगे। तो वो कहने लगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और इतना पूछने के बाद वह पुत्र, जो सेनापति का पुत्र था, अपने मित्र राजकुमार के पास उस बावड़ी पर आ जाता है। बावड़ी पर आया तो देखा राजकुमार रट लगाए जा रहे हैं और ना किसी की सुनते हैं और ना मानते हैं कि मुझे ये नाग कन्या चाहिए। उसी फोटो से लग रहे हैं जो दीवार पर बना हुआ है कि मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। श्रोताओं, अब तो राजकुमार वहां रट लगाए जा रहे हैं और सेनापति का पुत्र उस गांव में ही अंदर चला जाता है। वहां कोई दुकान देखता है लोहे के काम की, और उस दुकानदार से मिलकर के, जहां लोहे का काम होता था,
उससे एक सुंदर सी ढाल बनवाता है, उसमें कांटे लगवा देता है, बड़े नुकीले पैने पैने कांटे लोहे के, बड़े तीक्ष्ण थे जो काट सकते थे किसी भी क्षण। और उस ढाल को बनवा करके एक रस्सा लेता है और रस्से के साथ और ढाल के साथ अपने मित्र के पास आ जाता है। रात्रि हो जाती है तो राजकुमार वहीं रट लगाए जा रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। देखिए, राजा जोगी अगिंजल इनकी उल्टी रीत, अर्थात राजा जिद्दी होते हैं, जो जच गया वो करते हैं, चाहे भले ही मर क्यों ना जाएं। तो राजकुमार उसी फोटो से पानी की गुहार लगा रहे हैं और वह जो राजकुमार का मित्र था, सेनापति का पुत्र, वह उस वृक्ष पर चढ़ करके बैठ जाता है। उसी के पास एक वृक्ष था और उस पर ऊपर चढ़ गया, पूरी रात बैठा रहता है और राजकुमार पानी की रट लगा रहे हैं। श्रोताओं, जब इधर 4 बजते हैं, प्रातःकाल के 4 बजने का समय होता है, तो नागराज उस बावड़ी से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके कुछ दूर तो मणि के साथ जाते हैं, प्रकाश होता आता है क्योंकि मणि प्रकाशित होती है, और बाहर आकर के उसने मणि को रख दिया। मणि रखने के बाद वह इधर उधर ओस चाटने निकल जाता है और वो जो सेनापति का पुत्र था उस वृक्ष पे से बैठा हुआ रस्से में उस ढाल को बांधता है और धीरे धीरे नीचे उतार देता है। और जब सांप जो नाग था वो दूर चला जाता है तो उस मणि को ढक देता है, और जैसे ही मणि ढकी एकदम से अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो नाग ने सोचा किसी ने मेरी मणि ले ली, तो वो वापस लौटता है और वापस लौट करके उसी स्थान पर आया तो उसे दिखाई दे गई कि मेरी मणि इसके अंदर ढकी हुई है। तो वो उस ढाल पर अपने फन मारता है और जैसे ही वो उसमें फन मारता है तो कट जाता है, वो कांटे चुभ जाते उस नाग के और धीरे धीरे फन मार करके नाग मर जाता है। नाग मर गया। नाग मरने के बाद सेनापति का पुत्र नीचे उतरा। नीचे उतर करके उसने अपनी ढाल को हटाया और ढाल को हटाने के बाद मणि को अपने हाथ में ले लिया। मणि लेकर के उस राजकुमार के पास आया और कहने लगा, मित्र अब चलिए, अब मैं तुम्हें इस लड़की से मिला देता हूं। तो लड़की से मिलने का नाम सुना तो राजकुमार खुशी हो गया। राजकुमार को लेकर के सेनापति का पुत्र उस बावड़ी में नीचे उतर जाता है। बावड़ी में नीचे उतर गया। बावड़ी में नीचे उतर जाता है और बावड़ी में नीचे उतरने के बाद देखते हैं तो एक बड़ा शानदार महल बना हुआ है। बड़ा भव्य महल उस बावड़ी के अंदर बना हुआ है, पानी के अंदर। उस महल में चले जाते हैं दोनों और महल में जाकर देखा तो एक परम सुंदरी 18 वर्षीय लड़की उस महल में बड़े आराम से खेल रही थी। श्रोताओं, वो दोनों उस लड़की के पास चले जाते हैं तो लड़की उन्हें देख करके कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई। तो लड़की से वो दोनों कहने लगे कि हम परदेसी हैं और रास्ता भूल गए हैं, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। तो लड़की कहने लगी कि तुम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं मेरे पिताजी आ गए तो अवश्य ही तुम्हें मार देंगे। तो राजकुमार कहने लगा कि देखिए, तो राजकुमार बोले कि देखिए नागकन्या, हमने तुम्हारे पिता का अंत कर दिया है, तुम्हारे पिताजी हमारे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो राजकुमारी बड़ी दुखी होती है और उनसे कहने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा। तो सेनापति का पुत्र बोला कि देखिए, मेरे ये मित्र हैं और कुशम नगर नामक कुशम नगर के राजा के पुत्र हैं, आप इनके साथ विवाह कर लीजिए, आप बड़े आराम से महल में रानी बन करके रहना। तो श्रोताओं, वो लड़की उनकी बात मान लेती है, उसके पास कोई भी चारा नहीं रहा तो उसने उस राजा के लड़के से विवाह कर लिया, वहीं शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद राजकुमार, नागकन्या और सेनापति का पुत्र तीनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर के अपने अपने घोड़ाओं पर सवार हो जाते हैं और चल देते हैं अपने शहर, अपने राज्य को चले जा रहे हैं तीनों। तो जो सेनापति का पुत्र था उसे पहले ही पता था कि एक वृक्ष मिलेगा जो बड़ा विशाल होगा, वो उसका ध्यान रखता हुआ जा रहा है। श्रोताओं, उसने देखा कि
कुछ आगे एक बहुत विशाल वृक्ष खड़ा हुआ है और उस पर उसे नाग के चिन्ह दिखाई दिए, सर्प के चिन्ह दिखाई दिए। तो वो अपने मित्र राजकुमार से कहने लगा कि मित्र रुक जाओ। कि क्यों, क्या बात है? कि थोड़ा रुकिए, हम एक शर्त लगाएंगे। हम प्रसन्न हैं क्योंकि तुम्हारा नया विवाह हुआ है। तो राजकुमार कहने लगे, लगाइए, क्या शर्त लगाओगे? कि हमें दौड़ करनी है, हमारे घोड़ाओं में से जिसका घोड़ा आगे निकल जाएगा वह विजेता माना जाएगा। तो राजकुमार कहने लगा कि मैं निकलूंगा आपसे आगे। कि नहीं, आप नहीं निकल सकते। तो चलिए दौड़ लगाइए। तो उस वृक्ष के नीचे से सेनापति का पुत्र बड़ी चालाकी से काम लेता है और राजकुमार को बड़ी तेज दौड़ लगवाता है। स्पीड से घोड़ा उस वृक्ष को निकल जाते हैं। सेनापति का पुत्र बड़ा होशियार था, उसने राजकुमार और उसकी पत्नी को आगे कर लिया और स्वयं पीछे हो गया। और जैसे ही वो आगे निकले उस वृक्ष से, वृक्ष धड़ से धड़ाम से नीचे गिर गया। और वृक्ष नीचे गिरा तो राजा का लड़का कहने लगा, अरे यार, तैने बहुत अच्छा किया, हमें बचा दिया, नहीं तो हम इस वृक्ष के नीचे मर सकते थे। तो नागकन्या उस सब बात को समझ रही थी। नागकन्या कहने लगी कि ये जो सेनापति का पुत्र है बड़ा चालाक है, इसे कहीं ना कहीं से ये पता है। पर चलिए, कोई बात नहीं है, मैंने इससे शादी कर ली और अब इसका बचाना भी जरूरी है। दोनों चल देते हैं, तीनों, राजकुमार, नागकन्या और उसका मित्र। अब वो तीनों जब अपने शहर के नजदीक आ गए तो राजकुमार से सेनापति का पुत्र कहने लगा कि देखिए राजकुमार, तुम शहर के बाहर रुक जाओ और मैं तुम्हारे पिता को सूचना भेजता हूं, महाराज को सूचना भेजता हूं और महाराज को यहां बुलवाऊंगा और सम्मान सहित चलेंगे। तो देखिए, महाराज को सेनापति का पुत्र सूचना भिजवा देता है एक व्यक्ति के द्वारा, एक सैनिक के द्वारा। तो महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि उसका लड़का परम सुंदरी रानी लेकर के आया है। तो महाराज उसकी अगवानी के लिए शहर के बाहर आ जाते हैं। तब सेनापति का पुत्र राजा से कहने लगा कि महाराज, मैं आपको एक सलाह देता हूं। देखिए कितनी सुंदर रानी आई है कि शायद आपने अभी तक नहीं देखी होगी। तो राजा कहने लगा, बिल्कुल सही बात है, तो इसका सम्मान ऐसे नहीं, बड़े भव्य तरीके से होना चाहिए। कि बताओ कैसे? कि महाराज, हम शहर के बाहर ही ठहरे हुए हैं और तुम्हें यह दरवाजा तोड़वाना होगा और इस दरवाजे के स्थान पर आप फूलों का दरवाजा बनवाइए, तब हम इस शहर में प्रवेश करेंगे। तो राजा था, राजा की बात दिमाग में जच जाती है कि ये सही कह रहा है। तो राजा उनके स्वागत के लिए उस दरवाजे को तोड़वा देता है और तोड़वा करके वहां फूलों का दरवाजा बनवा देता है, पुष्पों का एक शानदार दरवाजा बनवा देता है। श्रोताओं, अब राजकुमार और राजकुमार की पत्नी अपने मित्र के साथ अपने उस शहर में प्रवेश कर जाते हैं। जब जैसे ही उस दरवाजे के नीचे आए तो दरवाजा अब फूलों का था, परंतु गिरना अवश्य था उस दरवाजे को। तो वो धड़ाम से दरवाजा उनके ऊपर गिर जाता है। अब राजकुमार मन में विचार करने लगा कि ये दरवाजा भी गिर गया, पर चलिए कोई बात नहीं है, फूलों का है, गिर गया होगा। इस बात को नागकन्या फिर समझ जाती है कि ये इस सेनापति के पुत्र ने बचा दिए हैं। फिर आगे चल देते हैं और अपने महल में आ जाते हैं। तो गंगाराम पटेल कह रहे हैं बुलाकी नाई से कि बुलाकी नाई, ध्यान से सुन। राजकुमार और नागकन्या अपने सेनापति के पुत्र के साथ, जो मित्र था राजकुमार का, उसके साथ महल में आ जाते हैं। बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया क्योंकि राजकुमार एक नागकन्या के साथ विवाह करके लाए थे। बड़ी सुंदर नागकन्या थी। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनिए। उत्सव चल रहा था। उत्सव समाप्ति पर राजकुमार और नागकन्या एक शयन कक्ष में चले जाते हैं और इधर वो सेनापति का पुत्र विचार करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, इनको कैसे बचाऊं। तो देखिए श्रोताओं, राजकुमार और नागकन्या परेशान थे, चल करके आए थे। दोनों सो जाते हैं, दोनों को गहरी नींद आ जाती है और रात्रि के ठीक 12 बजते हैं। तो सेनापति का जो पुत्र था, राजकुमार का मित्र, तलवार हाथ में लेता है
और उनके शयन कक्ष में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर गया और इंतजार कर रहा है कि कब वो नागिन इस नाग कन्या के मुख से निकले। तो श्रोताओं, जैसे ही उसने देखा कि एक नागिन उसके मुख से निकल करके बाहर आ गई है, तो राजकुमार ने, और वो राजकुमार को खाने वाली है, तो सेनापति के पुत्र ने अपनी तलवार से उस नागिन के 2-3 टुकड़े कर दिए, समाप्त कर दिया नागिन को। और नागिन को मारने के बाद बगल को डाल देता है। परंतु देखिए, जब होनी बैठती है तब कुछ अलग ही घटना घटित होती है। उस नागिन की एक बूंद रक्त की उस नाग कन्या के होठ पर चली जाती है। अब वह मन में विचार करने लगा कि ये नाग कन्या यदि इस जहर के, जो नाग का रक्त था नागिन का, इस जहर युक्त बूंद को, जो रक्त की बूंद है, इसको यदि चाट जाती है, उसके मुंह में चली जाती है, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये विचार कर रहा है कि मुझे इसके होठ से इस बूंद को हटाना चाहिए, परंतु हटाऊं कैसे? ये बड़ी कोमल राजकुमारी है और मेरा हाथ बड़ा कठोर है। यदि इसके होठ से मैंने हाथ लगा दिया तो इसे पता चल जाएगा। तो इसलिए वो सोचने लगा कि मैं इसे मेरी जीभ से हटा देता हूं। अब जैसे ही उसने जीभ उसके होठ की तरफ की, उस रक्त की बूंद को तो हटा दिया, परंतु राजकुमार को चेत हो जाता है। राजकुमार जाग जाते हैं और राजकुमार जागे तो उन्होंने ये दृश्य देखा, तो राजकुमार का रक्त खौल जाता है। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और कहने लगा कि दुष्ट, एक बात बता, तू मेरे शयन कक्ष में और रात्रि के 12 बजे क्यों आया? और तू ये क्या कर रहा था इस नाग कन्या के साथ? अब तो सेनापति के पुत्र पर कोई जवाब नहीं, कुछ बता भी नहीं सकता था, क्योंकि पत्थर का होने का डर था। नाग कन्या भी जाग जाती है। नाग कन्या से वो कहने लगा राजकुमार कि इसने इतना गंदा काम किया है, ये हमारे शयन कक्ष में आ गया। तो नाग कन्या तो जानती थी। नाग कन्या समझाने लगी राजकुमार को कि देखिए महाराज, कोई बात नहीं है, तुम्हारा मित्र है, आ जाने दो। परंतु राजकुमार नहीं मानते हैं। परंतु नाग कन्या उसके बचाव के पक्ष में रहती है, परंतु राजकुमार नहीं मानता है। राजकुमार कहने लगा कि मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो ये बता इस शयन कक्ष में क्यों आया? तो अब देखिए, अब सेनापति के पुत्र के साथ 2 स्थिति पैदा हो गई। गंगाराम पटेल कह रहे हैं बुलाकी नाई, उसके सामने 2 स्थिति आ गई। यदि वो भेद बताता है तो पत्थर का हो जाता है, और यदि भेद नहीं बताता है तो राजकुमार काट देता है उसे। राजकुमार जीवित नहीं छोड़ेगा। अब वो विचार करके कहने लगा कि मुझे अब समस्त बात इसको बतानी पड़ेगी। तो राजकुमार से अब देखिए सेनापति का पुत्र कहने लगा कि मित्र, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, परंतु ध्यान रखना मैं पत्थर का हो जाऊंगा। राजकुमार बोला कि पत्थर का नहीं, मैं भी तो तुझे मारूंगा, इसलिए तू ये बता यहां आया क्यों है? कि सुन ध्यान से, शुरुआत से बताता हूं। जो वृक्ष था, वहां से हम इस नाग कन्या की शादी करने के बाद चले थे, तो तुम्हारी मृत्यु उस वृक्ष के नीचे लिखी थी। वो वृक्ष एक नाग था और इस लड़की का, जो तुम्हारी ये पत्नी है, इसका भाई था। वो वृक्ष का रूप धारण करके आया और हमारे तुम्हारे ऊपर गिरता और हम तुम उसमें दब करके मर जाते। बताइए, मैंने आपसे वहां शर्त लगाई थी कि हम दौड़ करेंगे, तो तुमने मुझसे दौड़ की थी और वो वृक्ष गिरा था। राजकुमार कहने लगा, यार बिल्कुल सही कह रहे हो, वृक्ष तो गिरा था। तो देखिए भाई, अब मेरे पैर पत्थर के हो गए हैं, अब मुझे मत बताने की कहो, मना कर दीजिए, मैं इतना सही हूं। तो राजकुमार कहने लगा, भाई मैं तुम्हें काट दूंगा, मुझे क्रोध आ रहा है, आगे बताइए। तो अब फिर राजकुमार से सेनापति का पुत्र कहने लगा कि मित्र देखिए, इसका दूसरा भाई नाग कन्या का तुम्हें मारने के लिए दरवाजे पर आ बैठा था। उसका नियम था कि वो दरवाजे को घेर देता था। तो इसलिए मैंने तुम्हारे पिता से कह करके तुम्हारा दरवाजा तोड़वाया और वह फूलों का दरवाजा बनवाया था। और जब तुम उसके अंदर प्रवेश कर रहे थे तो दरवाजा गिरा था या नहीं? तो राजकुमार कहने लगा कि दरवाजा, बिल्कुल सही बात है, गिरा था, तो मैंने वहां से तुम्हें बचा दिया, नहीं तुम वहां मर जाते। पर देखिए मित्र, अब मैं
आधा हिस्सा मेरा, आधा शरीर पत्थर का हो गया है, मुझे बोलने लायक रहने दीजिए, नहीं तो मैं पूरा पत्थर का हो जाऊंगा। कि नहीं, तुम ये बताओ इस कक्ष में क्यों आए, मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा तलवार से, ये बताइए। तो अब सेनापति का पुत्र कहने लगा, मित्र ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं कि रात्रि के ठीक 12 बजे इसकी, जो तुम्हारी ये नाग कन्या है, तुम्हारी पत्नी है, इसके मुंह से एक नागिन निकली थी। नागिन निकल करके बाहर आई और वो तुम्हें खाने वाली थी, और मैंने उसे तलवार से काट दिया, और देखिए ये नागिन कटी हुई पड़ी है। ये देख करके राजकुमार अचंभित हो जाता है। राजकुमार बोला, परंतु आपने इस राजकुमारी के मुंह की तरफ अपना मुंह क्यों बढ़ाया आगे, कि इसके होठ पर इस नागिन के विषैले रक्त की बूंद गिर गई थी। मैंने सोचा यदि ये नाग कन्या इस बूंद को चाट गई, इनके अंदर चली गई, तो ये मर जाएंगी। उस बूंद को हटाना चाहा। मैंने विचार किया यदि हाथ से हटाऊंगा तो नाग कन्या जाग जाएगी। मेरा हाथ कठोर है और राजकुमारी कोमल हैं, इसलिए मैंने जीभ से हटाया उसको, और जीभ से हटाते समय आपने मुझे देख लिया। तो देखिए मित्र, यही कारण था कि मैंने उसे जीभ से हटाया और तुमने मुझे देख लिया है। तो वो कहने लगा कि बिल्कुल सही बात है, मान लेता हूं नागिन कटी हुई पड़ी है। और इतना कहकर के राजकुमार का गर्दन तक पत्थर का हो जाता है। अब राजकुमार कहने लगा, भाई अब रहने दीजिए आगे, नहीं तो मैं पूरा पत्थर का हो जाऊंगा, कम से कम बोल तो सकता हूं। तो राजकुमार कहने लगा, नहीं मुझे बताइए, नहीं मैं अभी तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो फिर सेनापति का पुत्र कहने लगा कि देखिए मित्र, जब मैं पूरा पत्थर का हो जाऊं और तुम्हारे पहले नंबर का लड़का हो, फर्स्ट में पुत्र हो, और यदि आप उस पुत्र से काट करके, उसका मस्तक काट करके मुझे स्नान करा देंगे, तो मैं पुनः ऐसा हो जाऊंगा पहले जैसा, मेरा पत्थर का रूप समाप्त हो जाएगा। और इतनी कहकर के वह सेनापति का लड़का पत्थर का हो गया। गंगाराम पटेल कह रहे हैं, बुलाकी नाई ध्यान से सुन, वह लड़का पत्थर का हो जाता है। अब तो राजकुमार बड़ा सोच करता है, उसका बड़ा परम मित्र था, उसके साथ रहने वाला उसका गहरा मित्र था, वो समाप्त हो चुका था, मर चुका था। अब उसको वहां उन्होंने चौराहे पर खड़ा कर दिया, और धीरे धीरे समय निकलता गया। 1-2 वर्ष का जब समय बीत गया, तो राजकुमारी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उस नाग कन्या के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो नाग कन्या को वह बात याद थी, और राजकुमार को भी वही बात याद थी। तो राजकुमार अपनी पत्नी नाग कन्या के पास जाता है और उससे कहने लगा कि नाग कन्या, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो नाग कन्या बोली, अवश्य याद है महाराज, और यदि हम जीवित रहे तो हमारे और भी पुत्र हो जाएंगे, परंतु तुम्हारा मित्र तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए हमें अपने इस पुत्र को लेकर के चलना चाहिए। तो देखिए भाई बुलाकी नाई, वो राजकुमार और नाग कन्या दोनों अपने पहले पुत्र को लेकर के उस चौराहे पर आ जाते हैं, और चौराहे पर उन्होंने अपने पुत्र की गर्दन काट करके उस पत्थर की प्रतिमा को, अपने जो मित्र था, सेनापति का पुत्र था, उसकी पत्थर की प्रतिमा थी, उसको स्नान करा दिया, और वो राम राम कह करके जीवित हो गया। उसका पत्थर का शरीर समाप्त हो गया, और वही सेनापति का पुत्र बन गया। और दोनों मित्र बड़े हर्ष और शोक के साथ मिले। हर्ष इसलिए था कि सेनापति का पुत्र जीवित हो गया, और शोक इसलिए था कि राजकुमार और नाग कन्या का पुत्र समाप्त हो चुका था। तो भाई बुलाकी नाई, तुम उस राजकुमार और राजकुमारी को देख करके आए हैं। जो राजकुमार था और उसकी पत्नी नाग कन्या थी, जिसने अपने पुत्र को काट करके अपने मित्र को स्नान कराया था, तुम उसे देख करके आ गए होंगे। तो देखिए श्रोताओं, गंगाराम पटेल ने अपनी चालाकी से, भव्य तरीके से, बड़े शानदार तरीके से उसकी बात का जवाब दे दिया, उसका अर्थ लगा दिया। और ये बात देखिए, कहानी काफी लंबी हो गई है, अब मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूं। कहानी भी समाप्त हो गई है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।